So, starting the lecture, it would be probably our fourth lecture of week 2, in which we will be discussing second thing of legal drafting. Previously, we have discussed talaqnama and notices of talaq, how they can be drafted, notice 1, 2, and 3, and the basic draft. Today, we will be discussing a format or draft of plaint along with detailed analysis, how it can be written, what key points should be kept in mind, what are its essential ingredients, and what is the relevant law from where you can take guidance if you don't know where it is written. तो वो कौन सा relevant law है जहाँ से आपको इसका पैटर्न पता चल जाए अगर आप खुद पढ़ना चाहें. तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन में मैंने लिखा हुआ है जनरल रूल्स ऑफ प्लेन ड्राफ्टिंग और ऑर्डर 7 लिखा हुआ है सीपीसी का. तो आप सिविल लॉ पढ़ रहे हैं. सिविल लॉ जो है उसके जितने भी कंट्रोवर्सीज या कोई मसले आते हैं तो उसको एक लॉ जो है उस जो है हमें प्रोसीजर प्रोवाइड करता है. वो कौन सा है? सीपीसी. सीपीसी किसकी एब्रीविएशन है? सिविल प्रोसीजर कोड की. अब उसमें दो पार्ट्स है, आपने पढ़ा भी होगा, सर ने भी शेयर किया होगा प्रीवियस लेक्चर में. एक सब्सटैंटिव पार्ट, उसमें शुरू में सेक्शंस है, फिर आगे ऑर्डर्स के पार्ट है जो प्रोसीजरल पार्ट है. उस ऑर्डर के अंदर भी रूल्स हैं. ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्डर में फिक्स्ड रूल हो हर ऑर्डर में, लेकिन डिफरेंट रूल्स हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम. वो रूल्स बेसिकली क्या है कि वो प्रोसीजर बताते हैं. अब हर ऑर्डर का एक टाइटल है, तो प्लेंट का भी एक ऑर्डर है, उसके अंदर रूल्स है. तो वो ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी. ठीक है. तो जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वकील की बेसिकली वैल्यू क्या है? वरना तो अगर इस तरह की चीज़ें रिक्वायरमेंट ना हो, लीगल ड्राफ्टिंग ना हो, केस प्रिपरेशन ना हो, तो पार्टी तो खुद भी जाके कोर्ट में खड़ी हो सकती है. तो वकील का या किसी भी एसोसिएट का काम कहाँ पे आता है? बेसिकली केस को ड्राफ्ट करने से लेके उसकी प्रिपरेशन से फिर उसके नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, फिर जो है आप कहीं जाके प्लीड करते हो कोर्ट में. तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. डोंट प्ले ऑन द स्क्रीन. जब भी आप स्क्रीन को टच करते हैं उसमें नाम लिखा हुआ आता है. सो व्हेन रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड आप उसमें भी देख सकते हैं. सो डोंट मेस विद मी इन दिस. ओके, मूविंग बैक. प्लेंट का मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है तो आपने उसका केस तैयार करना है. आपने उसकी स्टोरी तो सुन ली. अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने उसका केस तैयार करना है. केस तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? जो फैक्ट्स होंगे आप उसको लिखेंगे. आप उसको जो अब अगर सिविल केस है या क्रिमिनल है उसकी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग, उसको लिखने का अंदाज या केस प्रेजेंट करने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है. तो हम लॉ की बात करें तो इसे लीगल ड्राफ्टिंग कहेंगे कि इसकी लीगल ड्राफ्टिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. सिंपल हमने फैमिली लॉ का एक पूरा वीक पढ़ा, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े. सब आप ये एज्यूम करें कि आपके पास क्लाइंट आया है. ठीक है, मेल है, फीमेल है. फीमेल है तो उसने मेंटेनेंस मांगनी है अपनी और बच्चों की, या उसने मैरिज डिसॉल्व कराने का केस करना है, या कस्टडी का केस करना है, या हस्बैंड आया है कि उसने कस्टडी का केस करना है और बच्चे जो है वो वालदा के पास हैं, या फिर ऑलरेडी केस हुआ है आपसे केस, उसने उसने रिटन स्टेटमेंट देनी है. ठीक है, तो वो आपके पास आ सकता है. रिटन स्टेटमेंट वाला हमारा नेक्स्ट स्टेप है. अभी हम पहले प्लेंट वाला. तो एज्यूम करें कि एक पार्टी है और आपके पास आई है और फैमिली केस लेके आई है, तो आपने एक प्लेंट उसको लिखनी है, लिख के देनी है. ठीक है, उसके लिए केस तैयार करना है. तो क्योंकि ये सबसे सिंपल है इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है कि आपको समझ भी आ जाए कि बिकॉज आपने 1 से 1.5 हफ्ता गुजार लिया है, आपने कुछ अंडरस्टैंड कर लिया फैमिली लॉ को, और फैमिली लॉ के मसले भी थोड़े आपको समझ आते हैं जो कि जनरल होते हैं. मूवीज ड्रामा में भी आप लोग देख रहे होते हैं, तो जनरल किस तरह के मसले आते हैं. फिर आप एज अ लॉयर हैं, एज्यूम कर लें कि आप एज अ लॉयर हैं, बैठे हुए क्लाइंट को आपने कन्विंस करना है और उसका केस अच्छे से प्लीड करना है. तो आप केस तैयार करेंगे. अब तैयार करने के लिए हम प्लेंट में क्या क्या ज़रूरी है, नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं. अब यहाँ पे मैंने लिखी जनरल प्लेंट पर्टिकुलर एंड सैम्पल ड्राफ्ट फॉर स्टूडेंट्स. मैं आपको पहले बताऊंगी, जैसे मैंने आपको तलाक का में बताया था कि लिखा तो जाता है, स्टैम्प पेपर पे होगा, लेकिन अगर आपने कभी देखा ही नहीं है तो आप जनरली एज्यूम करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं.
ठीक है, एक ओवरऑल स्केलेटन नहीं होता जैसे आप हेडिंग्स बना लेते हैं किसी लॉन्ग क्वेश्चन के और फिर आप उसके लिहाज से उसको फिल करते हैं। तो आपने एक स्केलेटन, मैं आपके साथ पहले पॉइंट्स शेयर करूंगी और आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक लिखा हुआ सैम्पल ड्राफ्ट बताऊंगी जो कि बिल्कुल इससे मैच कर रहा होगा ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो आपने ये बहुत गौर से देखना है बिकॉज इसकी बेसिस पे आपको एक रिटन असाइनमेंट भी जो है वो असाइन की जाएगी। सबसे पहले जब आप प्लेंट लिखेंगे तो उसमें कोर्ट का नाम होगा। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज स्लैश फैमिली कोर्ट अगर फैमिली केस है। फिर उसके अलावा अब जैसे इस्लामाबाद में ईस्ट और वेस्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वेस्ट में सारा ये सेक्टर एरिया आता है, F8 हो गया, F7 हो गया, जो सेक्टर्स बनाए हुए हैं। बाकी जो दूसरा विलेजेस या दूसरा एरिया है वो सारा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सारा एरिया, क्योंकि उसमें भी गांव वगैरह और डिफरेंट जगहों के नाम है, तो वो सारा ईस्ट में आता है। तो आपने ऊपर लिखना होता है। पता कैसे चलेगा जो आपकी पार्टी है, ठीक है, वो कहाँ पे रिजाइड कर रही है, उसका कहाँ भी, अगर पार्टी का नहीं पता कि एड्रेस का, तो फिर कॉज ऑफ एक्शन कि मसला किधर हुआ है उसको देखते हैं। लेकिन फैमिली केस में एक स्पेशल बात यह है कि जहाँ पे अगर खातून आपके पास आ रही है तो जहाँ पे वो रह रही है वो वहाँ पे केस कर सकती है। अदरवाइज हम ये देखते हैं कि कहाँ पे डिफेंडेंट रहता है जिसके खिलाफ केस हुआ है ताकि उसको कोर्ट में आने में आसानी हो, या फिर जहाँ अगर इस डिफेंडेंट ज्यादा हैं और आप मेंटेन नहीं कर सकते उनको कि उनकी पसंद के अकॉर्डिंग या उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन असल मसला अगर किसी प्रॉपर्टी में तो वो कहाँ लोकेट करती है, वो किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, कौन सी कोर्ट उसको देख सकती है, तो फिर आप उधर करेंगे। लेकिन फैमिली केस में एक ये प्रिविलेज हासिल है कि जहाँ पे फीमेल रिजाइड कर रही है वो वहाँ पे कर सकती है। अगर वो इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद की कोर्ट में कर सकती है। तो फिर इस्लामाबाद में रहते हुए उसका एड्रेस अगर सेक्टर एरिया में है तो वो लिखेगी वेस्ट ऊपर टाइटल में, और अगर दूसरे एरिया में है तो वो फिर ईस्ट लिखेगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर कोर्ट का नाम आ गया जो कि बोल्ड करके कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ होगा। मैं आपको एक सैंपल इसके बाद दिखा भी दूंगी। उसके बाद एक राइट कॉर्नर पे हम लिखते हैं सूट नंबर, और वो फिर वो खुद ही कोर्ट लिख लेती है, उनके पास रिकॉर्ड होता है, लेकिन एक हम हेड बना देते हैं, एक जगह या एक छोटी सी हेडिंग बना देते हैं राइट कॉर्नर पे, मिड में नहीं, लेफ्ट पे नहीं, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे। उसके बाद पार्टीज का नाम आता है। पार्टीज कौन सी होंगी? प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। प्लेंटिफ 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, डिफेंडेंट 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो ये। लेकिन अगर आप प्लेंटिफ का लिख रहे हैं तो उसका नाम अलॉन्ग विद फादर नेम, ठीक है। और अगर कोई फैमिली केस है तो वाइफ ऑफ लिख सकते हैं, उसका फिर हस्बैंड नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद एड्रेस लिखना है, एड्रेस मस्ट लिखना है, जो उसका प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखना है। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा भी दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। ए वर्सेस बी करके लिखते हैं, लेकिन जब भी आप पार्टीज का नाम लिखेंगे वेदर वो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ कौन होता है? मुदई, जिसने केस किया है, या फिर जो मुद्दा अले डिफेंडेंट्स हैं, जिसके लिए जिसका भी नाम वगैरह लिखेंगे उसकी ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है, नाम, उसके फादर का नाम, ठीक है, और अगर वाइफ है, ठीक है, या बच्चे हैं तो उनके फादर का नाम, फिर उसके अलावा उनके एड्रेसेस। अगर माइनर चिल्ड्रन है तो आप लिख देंगे, उनका नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, ऊपर उनकी मदर का नाम है, अगर वो उस उनके साथ ही रह रहे हो तो नीचे आप एक ही लिख देंगे, ऑल आर रेजिडेंट्स ऑफ दिस हाउस नंबर 8 स्ट्रीट नंबर 10 या F82 इस्लामाबाद, इस तरह से करके आप लिख देंगे। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं अभी आपके माइंड में एक स्केच बना रही हूँ। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। अब आगे चले जाएंगे तो हम सूट का टाइटल लिखेंगे, नेचर ऑफ द केस, कि क्या किस मसले के लिए आए हैं, तो वो बोल्ड लेटर में प्रिसाइज सा करके लिखना है। मैं आपको एक हैंड रिटन असाइनमेंट भी दिखाऊंगी जो हमें असाइनमेंट मिली थी, 35 मार्क्स की थी, बीइंग स्टूडेंट। तो उसमें टीचर की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका टाइटल बहुत बड़ा सा बहुत एलैबोरेट करके लिखना है, पता चले मसला क्या है। तो उससे हमने बड़ा करके लिखा, लेकिन जनरली सूट टाइटल प्रिसाइज और बोल्ड करके आप लिख देते हैं, जिसमें समझ आ जाए कि मेन जैसे चैप्टर की हेडिंग नहीं होती उसी तरह से आपकी सूट का टाइटल है कि जिससे पता चल जाए कि असल मसला क्या है और आप क्या चाहते हैं कोर्ट से। ठीक है, उसके बाद आप टाइटल के बाद एक टर्म लिखते हैं, रिस्पेक्टफुली श्वेत। बहुत दफ़ा यही लिखा जाता है। इसके अलावा भी अगर कोई मतलब
कोई भी ऐसी चीज जब आप करते हैं तो जो की रिमार्क्स होते हैं स्टार्ट करने के लिए तो वो भी आ सकते हैं, बट बीइंग न्यू स्टूडेंट्स जूनियर्स आप ये एक 90% आप देख लें तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, रिस्पेक्टफुली श्योर। तो आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। फिर आपने फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स क्या होंगे? जो आपको स्टोरी बंदा बता रहा होगा, क्लाइंट आपका, उसमें से आपने जो लीगली एंटरटेनेबल फैक्ट्स हैं वो लिखने हैं। अब वो कहे कि हमने, वो बहुत सारी स्टोरीज बताएगा, हर रोज की बताएगा, सुबह शाम की। क्लाइंट को आपने सुनना है, क्योंकि वो आपके पास आया ही तब है क्योंकि वो परेशान था, तो आपने उसकी सारी स्टोरी सुननी है। लेकिन आप वकील जो है एक डिग्री करके बने, तो आपने सोचना है कि इसका असल मसला क्या है, वो मसला जो कोर्ट में हम लेके जा सकते हैं। अब इसे ईद पे कपड़े नए नहीं मिले, जूते नए नहीं मिले, तो ये कोर्ट का हल करने का मसला तो नहीं है ना। कोर्ट में तो ये है कि उसे मेंटेनेंस नहीं मिली, बच्चों को खर्चा नहीं मिला, ये वाला पार्ट है। तो आप ये वाले पार्ट के फैक्ट्स जो है लिखेंगे, इसको जो रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, ठीक है। और पैराग्राफ की फॉर्म में, पैराग्राफ बेसिकली क्या, पॉइंट्स समझ लें, पॉइंट्स में लिखेंगे और उस हर पॉइंट को हम पैराग्राफ कहेंगे। और वो हर पॉइंट किससे स्टार्ट होगा? दैट से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आप दैट लिखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10th ऊपर से सारी स्टोरी लिख ली, आखिर में आपके आके कहते हैं कि जी हमें मेंटेनेंस दिलवाई जाए, ये ग्राउंड है हमारे पास। फिर जब आप ग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग कर दी है, ठीक है। फिर आपके पास जो है ग्राउंड आए हैं, तो उसको आप अल्फाबेटिकली भी नंबर कर सकते हैं, या नंबरिंग का जो पैटर्न है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको रोमन नंबरिंग कर सकते हैं, या ABC लिख के ग्राउंड्स लिख सकते हैं। हर केस में ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जनरली अगर आपने ग्राउंड्स लिखने हैं तो पता चले वो दूसरे पहले वाले पार्ट के साथ मर्ज ना हो जाए, तो आपने नंबरिंग अल्फाबेटिकली कर लेनी है। थोड़ा सा चेंज जो है, या उसको एक इंडेंट कर लेना। इंडेंट का मतलब होता है एक स्टेप आगे करेंगे तो पता चल जाए कि ये मेन जो है नंबरिंग चेंज है और अब जो है चेंज हो गई है। और कोहेरेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कहेंगे पहले ये लिखेंगे जी बच्चे हो गए उसके, 2 बच्चे हैं, फिर कहेंगे लड़ाई हुई है, और फिर कहेंगे जी हाँ जी निकाह भी हुआ था, ये तो मेन बात है। ऐसे नहीं करना आपने। ना खुद से एज्यूम करना है कि चलो ये हुआ है तो ये बात भी हुई होगी, मैं ये भी लिख दूं। आपने ना खुद एज्यूम करना है, ना सेल्फ नरेट करना है, और आपने कोहेरेंस रखनी है, स्टेप वाइज चलना है। आपने शुरू जो है करनी है एक स्टोरी की फॉर्म में, कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या स्टेजेस आई, अब क्या मसला है। तो फॉर एग्जांपल निकाह हुआ, साथ रह रहे थे, एक जगह पे रह रहे थे, उनके बच्चे जो है एक बेटी है वो हुई, फिर बेटा हुआ, फिर थोड़े थोड़े मसले आए, इतने अरसे से लड़ाई हुई, फिर जिरगा हुआ, वो वापस गए हुए हैं, उनको बुलाया नहीं आई, अभी भी बच्चे उसके पास रह रहे हैं लेकिन ये कोई मेंटेनेंस नहीं देता। इस तरह से जो है ये स्टोरी बनानी है, ठीक है। कोहेरेंस होनी चाहिए। आगे पीछे आपने फैक्ट्स नहीं लिखने, और सेल्फ एडिशन भी नहीं करनी, इररेलेवेंट बातें भी नहीं करनी, ठीक है। अब जो लास्ट 4 पैराग्राफ्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि ऑर्डर 7 CPC का लगता है। ऑर्डर 7 रूल 11 जो है CPC का, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कचहरी में आप जाते हैं, प्रैक्टिस में जाते हैं, जनरली भी अगर आपका कोई वाइवा भी हो रहा है तो वो पूछते हैं, अगर आपने ऑर्डर 7 लिख दिया तो हाँ जी 7-11 बताओ क्या होता है। वो ये नहीं कहते ऑर्डर 7 रूल 11 बताओ, सीधा कहते 7-11 पता है क्या होता है, अगर पता है तो अच्छा बताओ क्या होता है। तो इसमें 4 बातें हैं, ठीक है, जिसमें 4 ग्राउंड्स हैं कि अगर वो चारों ना हुए, या उसमें से एक भी आपकी प्लेंट में जो है एक भी उस मेरे से डिस्क्रिपेंसी हुई, तो आपकी प्लेंट क्या हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। इसका टाइटल है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो वो चीज से बचाने के लिए आप लास्ट 4 पैराग्राफ में कोर्ट को असिस्ट कर देते हैं। वो पहला ये कि जी हाँ कॉज ऑफ एक्शन है, पूरी स्टोरी को समझे, एक पैराग्राफ में आपने बताया कॉज ऑफ एक्शन है। फर्स्टली तब अराइज हुआ कि जब ये वाकया हुआ, सेकेंडली तब हुआ, और लास्टली तब हुआ, और अब अभी तक एक्रूड है कॉज ऑफ एक्शन। दूसरा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कोर्ट वो मसला नहीं सुन सकती, बेशक वो जजमेंट की स्टेज पे और पता चले कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, केस वापस हो जाएगा। तो आपने शुरू से बता देना जी हाँ जनाबे वाला कि आपकी ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है बनती है, ठीक है। सूट इवैल्यूएशन, प्रॉपर्टी के केसेस हो तो उसमें सूट इवैल्यूएशन होती है कि जितनी
सूट प्रॉपर्टी की वर्थ है उसके अकॉर्डिंग उसकी कोर्ट फीस होगी। तो सूट वैल्यूएशन और कोर्ट फीस जो है वो आप एक पैराग्राफ में लिख देते हैं। और एक और पैराग्राफ होता है, इट इज नॉट बार्ड बाय टाइम और बार्ड बाय लॉ, कि आप जब कोर्ट में आए हैं तो एक लिमिटेशन एक्ट होता है 1908 का, उसमें बता दिया गया कि आपका अगर मसला है तो आप इसके 3 साल के अंदर अंदर आ सकते हैं, इसके 5 साल के अंदर अंदर आ सकते हैं, डिफरेंट सफिशिएंट कॉज शो करने के बाद। तो हर लम्हा, हर दिन, हर मोमेंट जो आपने लेट किया उसको आप, लेकिन आप उसका आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जो है उसमें लिमिटेशन एक्ट भी पढ़े तो उसमें एक चीज ये होती है कि लिमिटेशन आपकी तब स्टार्ट होती है बहुत से केसेस में जब से आपको उस मसले का पता चला हो, जब से आपके नॉलेज में बात आई हो। ठीक है। तो वो चीज आप इस तरह कवर कर सकते हैं अगर बार्ड बाय लॉ या टाइम हो। तो ये लास्ट 4 पैराग्राफ जो होते हैं जनरली इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है। और उसमें जो है हम पहले ही कोर्ट को बता देते हैं ताकि वो ये किसी एक पॉइंट की डिस्क्रिपेंसी निकाल के ना कहें कि जी आपकी प्लेंट रिजेक्टेड है। ठीक है। एक भी कोई मसला होगा तो वो प्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो लास्ट 4 पैराग्राफ्स इसलिए मैंने आपको कहा कि आप याद रखें ऑर्डर 7। एक तो इससे दो बातें होंगी, एक तो हिंट मिल जाएगी ऑर्डर 7 रूल 11 में है क्या क्या, आप ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे मेंटली, और आपको पता होगा कि हर प्लेंट में लास्ट 4 पैराग्राफ इसके पॉइंट से रिलेटेड है। तो फिर मजाल है कि आपको कभी भूले। ठीक है। उसके बाद आप प्रेयर लिखते हैं, प्रेयर में आप प्रेयर की हेडिंग देते हैं और उसमें लिखते हैं इट इज हम्बली प्रेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, जो भी रिलीफ आपको चाहिए। उसके नीचे सिग्नेचर्स मस्ट है, प्लेंटिफ के सिग्नेचर होंगे, थ्रू काउंसिल फिर काउंसिल के सिग्नेचर होंगे। उसके अलावा फिर वेरिफिकेशन होगी और सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट पे प्लेंटिफ के साइन होंगे। ठीक है। कभी भी आपने ये नहीं करना कि आप की पार्टी नहीं आए खुद साइन कर दें, कभी भी नहीं करना, या खुद अंगूठा लगा दे जी केस मुकाना है, बिल्कुल भी नहीं। अक्सर कोर्ट पे बहुत फाइनल स्टेजेस पे वो कहते हैं जी नादरा से वेरिफिकेशन करा लें, इसने खुद साइन नहीं किया, इसको तो पता ही नहीं है केस में क्या है, ये ऐसे ही आके शोर डाल रहा है सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए, या फीमेल है मेल है। तो ये इस तरह के इश्यूज, कोई भी इशू आ सकता है। तो आपने अपने एंड पे सेफ रहना है, बेशक वो आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, साइन और अंगूठा या जो भी है वो उसके आपने अपने कराने हैं। आपके लिए वैसे ही एक जगह बनी हुई, आपने उधर साइन करने हैं। नहीं साइन होते तो आप उसे रोक लें, जब आती है पार्टी तब साइन करें, सब साइन उससे करवाएं फिर सबमिट कराएं। कभी भी आपने किसी के साइन खुद नहीं करने, खास तौर पे अपने क्लाइंट के। ठीक है। ये थी जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे। अभी मैं आपके साथ एक और ड्राफ्ट शेयर करूंगी, ठीक है, जिसमें मैंने इसके मेन कंटेंट्स भी जो है वो लिखे हुए हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है। ये वो असाइनमेंट है, मैंने आपको मेन पॉइंट्स तो बता दिए। ठीक है। अब जो है ये असाइनमेंट है जो हमें मिली थी, जनरली लीगल ड्राफ्टिंग 1 हम पढ़ रहे थे और उस वक्त हमारी 35 इंटरनल से तो हमें यही असाइनमेंट मिली थी। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें हमारे टीचर ने दी थी जो हमें फॉलो करनी थी। ठीक है। इसमें टाइटल लंबा लिखना है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा लिखने हैं, और केस लॉज लिखने और हैंड रिटन होनी चाहिए। तो ये हमने क्योंकि मार्क्स गेन करने के लिए हमने एक्स्ट्रा एफर्ट की थी। तो सबसे पहले मैं आपको उस असाइनमेंट्स में से दिखाऊंगी, बिकॉज उस टाइम जब हमने 8 सेमेस्टर में भी लिखी तो हमारी भी मिस्टेक्स थी, लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। तो मैं इसलिए आपको पहले ये हैंड रिटन ड्राफ्ट दिखा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक ओरिजिनल जो है ड्राफ्ट भी दिखाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले हैंड रिटन असाइनमेंट में आपने असाइनमेंट और प्रैक्टिकल लाइफ, एकेडमिक और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों की स्किल सीखनी है। सो हैंड रिटन असाइनमेंट में सबसे पहले कवर पेज होना मस्ट है। ठीक है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, जनरली हमने इस तरह बना लिया, इससे बहुत बेहतर हो सकता था, बट एट द एंड हमने कहा, हमने भी बिल्कुल एंड पे सोचा कि कवर पेज भी होना चाहिए, ऐसे तो बहुत बुरा लग रहा है, बाकी सारी हैंड रिटन है तो इसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम हैंड रिटन करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिए। सब्जेक्ट ये है, इस टॉपिक पे असाइनमेंट है, इसको सबमिट कराइए, सबमिटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, ये हमने लिख दिया। अब जो मेन हमारा टॉपिक है इस पे आ गए हम। तो हमने हेडिंग्स लिखी, मैंने आपको बताया कोर्ट का नाम होगा, और अगर वो ईस्ट और वेस्ट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो लिखेंगे।
तो कोर्ट का नाम तो है इन द कोर्ट ऑफ लर्नेड सीनियर सिविल जज ईस्ट इस्लामाबाद, ठीक है। और उसके बाद सिविल सूट नंबर या सूट नंबर का एक हेड होगा राइट कॉर्नर पे, वो भी है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है टाइटल में, यहाँ पे मसला ये है कि मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा और दूसरा स्मॉल लिखा, और जो सारे ये कैपिटल लेटर्स है, लेकिन लिखने का स्टाइल, तो जब आप प्रैक्टिकली लिखेंगे तो टाइटल शुड बी इन द सेम फॉन्ट। आई के साथ एन भी उतना ही लंबा होना चाहिए, टी के साथ एच ई भी उतना ही बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपने जब टाइप कर रहे होते हैं तो वैसे ही बराबर ही आते हैं, इस तरह से नहीं आते। लेकिन ये कि रिटर्न में भी आप ये चीज करेक्ट करें यहाँ पे, इसीलिए मैंने छोटी छोटी चीजें मेंशन की हैं और इस असाइनमेंट में से लिया है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया पार्टीज के नाम होंगे, ये प्लेंटिफ है, तौसीफ अहमद सन ऑफ दिस, रेजिडेंट ऑफ दिस, ठीक है, ये एड्रेस आ गया। ये तो आपको मेन रिक्वायरमेंट जो है पता चल गई, प्लेंटिफ। आपने ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ना पहले, इस पे भी गौर करना है। अगर आप 3 लगा रहे हैं तो कोशिश करें डिफेंडेंट के साथ भी 3 ही लगाएं, 4 लगा रहे हैं तो 4 ही लगाएं, बिकॉज ड्राफ्टिंग बहुत मैटर करती है। जो लोग कहते हैं कि इसका क्या हो, इससे क्या है, ड्राफ्टिंग से तो कुछ भी नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें, जब न्यू ग्रेजुएट आप जाते हैं और आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो ना सिर्फ ये आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी जो है वो अच्छा इंप्रेशन एड अप करती है, बल्कि आपका इंप्रेशन दूसरे सीनियर्स के सामने भी आपको प्लस पॉइंट्स मिल रहे होते हैं कि इतना जो है ये वेल मैनर्ड और वेल ड्राफ्टेड ड्राफ्ट जो है हमारे साथ शेयर करें, कि इसने इतने छोटी छोटी चीज़ें भी सही से ड्राफ्ट की हैं, तो वो आपके एक बोनस पॉइंट्स होते हैं और आपकी वैसे भी जो है वर्थ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप वर्सेस लिखा हुआ है, वर्सेस को आप वी एस भी लिख सकते हैं, इटैलिक्स भी कर सकते हैं, सिंपल भी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यू कैन ऑल्सो सिंपली राइट वी एस। ए वर्सेस बी मैं आपको बताई थी, पार्टीज के नाम ऐसे लिखे हुए होंगे। फिर हमारे पास डिफेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिफेंडेंट है, एक होता तो हम उसे नंबर ना करते, 2 है तो हमने उसको नंबरिंग की। इसका भी सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ हमने लिखा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ डिफेंडेंट लिखा, मुझे डिफेंडेंट्स लिखना चाहिए था क्योंकि 2 पार्टीज थी, तो इट शुड बी डिफेंडेंट्स। आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। इस रिटन ड्राफ्ट में से मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, एक फाइनल ड्राफ्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगी अभी। इससे आप अपनी मिस्टेक जो जनरली बहुत सोचने समझ के लिखने के बाद भी मिस्टेक्स हुई हैं, मेरे से ही हुई हैं बीइंग स्टूडेंट, आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी। अब ये जो टाइटल है ये बहुत लंबा टाइटल है। हमारे टीचर ने कहा था लॉ भी लिखे, हमें पता चले आपको लॉ का पता है या नहीं, प्रॉपर्टी कितनी है, तो हमने लिखा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ड्राफ्टिंग केसेस में सिंपल सा टाइटल लिखे, सूट फॉर पोजेशन ऑफ लैंड थ्रू परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शंस, ठीक है, सूट फॉर पोजेशन ऑफ लैंड अलोंग विद मेंस प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल से इतना सा या इस तरह से लिखा जाएगा, इतना लेंथी नहीं होता। लेकिन यहाँ ये है कि बोल्ड होगा, लेटर्स कैपिटल होंगे, अंडरलाइन आप करेंगे, ये चीजें जो है वो होंगी, ठीक है। दिस टाइटल इज टू लॉन्ग, वी हैव टू राइट प्रिसाइज एंड क्लियर टाइटल इन प्रैक्टिकल लाइफ ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग ऑफ केसेस, ठीक है। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, अब यहाँ पे एक लाइन छोड़नी चाहिए थी, या ऐसे कि एज्यूम करें कि लाइन की जगह छोड़नी चाहिए थी, तो जो नहीं छोड़ी गई, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपने यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद रिस्पेक्टफुली श्वेत, ठीक है। और यहाँ इसके बाद भी आप एक लाइन छोड़ लें तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने फैक्ट्स लिखने हैं। आप फैक्ट्स देख लें, पैराग्राफ वाइज होंगे, हर पैराग्राफ को आप नंबरिंग देंगे 1 2 3, ठीक है, इस तरह से नंबरिंग दी हुई है। और आपने कोहेरेंस रखनी है स्टोरी में। और आप जो है हर पॉइंट के साथ, अगर आपको लगता है कि कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो आप लिखेंगे कॉपी ऑफ टाइटल ऑफ ट्रांसफर डीज इज एनेक्स्ड एट एनेक्स्चर ए, या एज एनेक्स्चर ए, एट एनेक्स्चर ए नहीं होगा, एज एनेक्स्चर ए होगा, ठीक है। और ये मुझे बोल्डली लिखना चाहिए था ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ एनेक्स्चर्स लगे हुए, कहाँ कहाँ नहीं लगे हुए, लेकिन मैंने बोल्ड नहीं किया। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको बोल्ड करें ताकि आपको भी पता चले कितने एनेक्स्चर्स हैं, आप इजीली कोर्ट को भी बता सके, जब वो आपका केस सुन रहे हो तो उन्हें भी पता चले। सो annexure should be mentioned boldly here in the draft which is missing in this sample, ठीक है। लिखा हुआ है लेकिन बोल्डली नहीं लिखा हुआ, तो आपने इसको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए बोल्डली लिखना है, ठीक है। ओवरऑल स्टोरी अगर देखें तो हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। अहमद अली खान सन ऑफ रजब अली खान, द लेट फादर of the plaintiff, owned the land measuring
one canal, plot number this, situated at Khasra number 327, Khewat number this, Khatuni number this, now house number 9B Street 30 F2 Islamabad, copy of transfer deed is annexed. ये सब मैंने शुरू से स्टोरी की. अब उसके फादर की डेथ हो गई है प्लेंटिफ की, लेकिन ये घर जिस या जो लैंड है जिसका मसला था वो उसके लेट फादर की, तो हमने कोहेरेंस लानी है फैक्ट्स में. ठीक है, वो प्रीडिसेसर इन ट्रस्ट थे और उन्होंने जो है वो ये लैंड जो है वो दी थी डिफेंडेंट को एज अ टेनेंट. कितने साल के लिए? 3 साल के लिए. तो ये एक स्टोरी, एक मतलब सीक्वेंस में स्टोरी बनानी है, कोहेरेंस ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए. बिकॉज इट्स टू लेंथी तो मैं जो है इसको रीड नहीं कर रही मुझे, क्योंकि इसी में आपको बेसिक चीजें बतानी है. ठीक है, आपने पॉइंट्स देख लिए ये कि इनको हम पैराग्राफ कहेंगे. नंबरिंग इनकी मस्ट होनी चाहिए, नेक्स्चर्स होने चाहिए. नेक्स्चर्स इधर भी कम है तो मैंने यहाँ पे भी वो चीज लिखी है. नेक्स्चर शुड बी मेंशन हियर इन द ड्राफ्ट व्हिच इज मिसिंग इन दिस सैंपल. सारे नेक्स्चर जो बनते थे मैंने लिखने चाहिए. ठीक है, फिर आप आ जाए आखिरी 4 पैराग्राफ पे, जो मैंने आपको कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 में से होंगे. तो वो पहला तो ये है कि कॉज ऑफ एक्शन लिखना है. ठीक है, कि कॉज ऑफ एक्शन हुआ किधर और कब कब हुआ, वेदर बनता भी है या नहीं. तो कोर्ट अक्सर सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन पे गौर करती है. ये जनरली सवाल ही पूछते हैं, अच्छा बताएं आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है. तो आपको पूरी स्टोरी एक पैराग्राफ या 2 सेंटेंसेस की फॉर्म में आती हो. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है that the cause of action is accrued at Islamabad where suit property is situated and parties to the suit reside. Cause of action is accrued in favor of plaintiff in January. पहली दफा उसकी फेवर में तब हुआ जनवरी में जब डिफेंडेंट नंबर 2 ने इलीगली ऑक्यूपाई की सूट प्रीमिसेस विदाउट परमिशन एंड कॉन्सेंट ऑफ प्लेंटिफ. और कंटिन्यू है, इट कंटिन्यू टू बी एक्रूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड लास्टली कब एक्रू हुआ? लास्टली एक्रूड 2 months ago when defendant flatly refused to vacate the premises in question and still. आप बता देंगे कि हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर ली है लेकिन ये निकल ही नहीं रहे, इलीगली रिटेन हो गए. तो जो है इस वजह से हम कोर्ट में आए. अब ये जो PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 511 है, ये हमारी असाइनमेंट थी. तो हमें लिखना था कि एक केस लॉ और कौन सा सेक्शन लगता है. ठीक है, इस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड कि जहाँ पे एक्शन कॉज ऑफ एक्शन एक्रू हुआ है, यहाँ पे जो पार्टी रिसाइड की है, तो वो हमने लिखा था. प्रैक्टिकली ये केस लॉज प्लेंट में नहीं लिखे जाते. ठीक है, इन प्रैक्टिकल लाइफ वी डोंट कोट केस साइटेशन हियर डायरेक्टली बट इन एकेडमिक असाइनमेंट यू कैन डू सो फॉर गेटिंग गुड मार्क्स. ठीक है, इसी तरह से अगला है सूट प्रॉपर्टीज वैल्यूड फॉर पर्पस. अब नेक्स्ट आखिरी 4 पैराग्राफ ऑर्डर 7 रूल 11 की बातों से रिलेटेड है. तो the suit property is valued for purpose of jurisdiction and court fees at rupees 15 lakh and court fee of rupees 15,000. उसकी सूट वैल्यू 15 लाख थी. उसके लिहाज से कोर्ट फीस एक्ट में से देखा जाए तो 15,000 इसकी कोर्ट फीस है जो कि फिक्स कर दी गई है. ठीक है, और यहाँ पे जो है जुरिस्डिक्शन की बात है. कॉज ऑफ एक्शन से शुरू है लेकिन ये मेन पॉइंट जुरिस्डिक्शन का आप यहाँ पे देखें. वेयर द सूट प्रॉपर्टी एंड पार्टीज रिसाइड एज सच दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन. तीसरा पॉइंट जुरिस्डिक्शन का, टू एडजुडिकेट अपॉन द मैटर. ये केस लॉज आप अपनी असाइनमेंट्स में लिख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं लिखा जाता. ठीक है, मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि डिफरेंट अपील्स होती हैं जिनमें ये केस लॉज लिखे जाते हैं लेकिन प्लेंट में नहीं लिखे जाते, तो आपने मिक्स नहीं करना. और देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द सूट इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन या बार्ड बाय लॉ. ठीक है, कौन सा एक्ट है? लिमिटेशन एक्ट है. तो ये एक्ट भी नहीं लिखना, सिंपली नॉट बार्ड बाय लॉ या नॉट बार्ड बाय टाइम लिखना है. उसके बाद प्रेयर है, इट इज रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड से ही शुरू होगा. ठीक है, दैट इज ऑनरेबल कोर्ट में प्लीज टू डिग्री द सूट. जो भी आपका रिलीफ है, ठीक है, वो आपने मांगना है. मेंटेनेंस है बीवी की या बच्चों की, अलग अलग पॉइंट्स में मेंशन करना है, ये अलग अलग स्मॉल पैराग्राफ्स में मेंशन करना है, क्लियरली मेंशन करना है. ठीक है, प्रेयर में, क्योंकि अक्सर वो ऊपर बेशक एक आध गलती हो गई, प्रेयर में गलती वो एंड तक केस वही उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो एंड तक गलती आपको अफेक्ट करती रहेगी. एंड पे जो आप प्लेंटिफ उसका नाम लिखेंगे और उसे साइन कराएंगे. थ्रू काउंसिल, थ्रू के साथ काउंसिल भी लिख सकते हैं या सिंपल थ्रू भी ठीक है. तो मैंने जब असाइनमेंट लिखी तो मैं भी 8th 9th सेमेस्टर में थी, मैंने खुद को एडवोकेट बना दिया जी हाई कोर्ट.
क्योंकि मैं अभी तक नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर आप जो भी काउंसिल होगी, जो भी वकील होगा, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। उसके बाद एक वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन का तकरीबन सेम कंटेंट होता है, सिर्फ डेट डिफरेंट होती है और पैराग्राफ का नंबर हर, क्योंकि प्लेन में पैराग्राफ के नंबर चेंज होंगे तो उसमें डेट डिफरेंट हो, पैराग्राफ चेंज हो सकते हैं। It is verified on oath at Islamabad on this day of 18th April 2010 that the paras 1 to 15, 1 to 15 में सारे facts थे, are correct to the best of my knowledge, मेरी knowledge के according वो सारे correct है and believe। और जो rest of paras है 16 से 16, 17, 18, 19 चार पैरा जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव, क्योंकि वो लीगल बातें हैं, वकील ने आपको लिखी हैं, तो उसने कहा है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन जो मुझे बताया समझाया गया उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्लेंटिफ के जो है साइन कराने हैं। प्लेंटिफ का जो है आप नाम पता सारा लिख सकते हैं, लेकिन जनरली सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं और ऊपर प्लेंटिफ लिख के उससे साइन करा सकते हैं। ऊपर भी साइन करा सकते हैं, यहाँ नीचे हुए हैं तो मेनली ऊपर भी करा सकते हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रिंट्स में सेम होता है। उसमें आप सिर्फ ये बता देते हैं कि मेरी फर्स्ट सूट है, अगर सेकंड हो तो वो भी लिख देते हैं, क्योंकि आप एक ही मैटर पे दो कोर्ट में मैटर नहीं, दो कोर्ट में केस नहीं चला सकते। तो इस वजह से आप सर्टिफिकेट ऐड करते हैं, जस्ट हियर बाय सर्टिफाइड दैट दिस इज द फर्स्ट सूट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ever filed before his honorable court, no other suit, appeal, application or revision or subject matter is pending before any other court or forum as per information received। इसके बाद भी प्लेंटिफ के साइन होंगे। 3 जगह प्लेंटिफ के साइन है, 1 जगह काउंसिल के साइन है, बिल्कुल एंड पे प्लेंटिफ के बाद, ठीक है। तो ये रिटन ड्राफ्ट है। अभी मैं आपको एक और ड्राफ्ट दिखाती हूँ ताकि इसी रिकॉर्डिंग में आ जाए, तो वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी हमारे पास ये केस है जो ओरिजिनल केस था, इसकी से मैंने पार्टीज के नेम चेंज किए हैं, ठीक है। इसमें भी आप देखें कि टाइटल हमने लिखा, अब ये प्रिंटेड है तो इसमें टाइटल इक्वल लेटर्स लिखे हुए हैं, कैपिटल है, बोल्ड है, ठीक है। सिविल सूट नंबर है, उसके अलावा पार्टीज के नाम है। क्योंकि ये फैमिली केस का था तो यहाँ पे मोना रहीम डॉटर ऑफ दिस, वाइफ ऑफ दिस। अब इसके साथ रेजिडेंट ऑफ हमने इधर नहीं लिखा क्योंकि ये सेकंड और थर्ड इसके बच्चे हैं, माइनर, एज अबाउट 16 ईयर्स, एज अबाउट 14 ईयर्स, डॉटर ऑफ, ये आपने इस तरह ही लिखना है। हमने नीचे लिख दिया ऑल आर रेजिडेंट ऑफ, आर ओ मतलब रेजिडेंट ऑफ, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर दिस, क्योंकि सब एक ही जगह रह रहे हैं तो इसलिए अलग-अलग एड्रेस लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये माइनर्स भी हैं, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू देयर मदर्स, और ये ज्यादा थे तो हमने प्लेंटिव्स लिखा, ठीक है। वर्सेस फिर रहीम इकबाल, यहाँ पे ये जो 1 है ये नहीं आना चाहिए था, पहले यहाँ पे आई गेस किसी और पैटर्न में था तो 2 पार्टीज थी, तो इस वजह से यहाँ पे ये 1 जो है नहीं आना चाहिए। रहीम इकबाल सन ऑफ इकबाल हुसैन रेजिडेंट ऑफ दिस, इसका एड्रेस और CNIC नंबर लिख दें इन केस कि अगर आपका मैटर जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है और आपको एड्रेस भी पता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि इस जगह पे है, तो आपने CNIC नंबर लिख दिया कि इजीली ट्रेसेबल हो। और फिर यहाँ पे देखिए कितना प्रिसाइज सा टाइटल है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस फॉर वाइफ एंड 2 माइनर चिल्ड्रन। अगर इसके साथ डॉवर अमाउंट मांगते तो डॉवर एंड डॉवर अमाउंटिंग टू, उसकी फिर हम जो है वो लिखते कि इतना डॉवर रहता है वो उसने वापस करना है अगर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की होती है, ठीक है। फिर रिस्पेक्टफुली श्वेत, इसमें देखें थोड़ा थोड़ा लाइन का एक गैप नजर आ रहा है, तो आपने भी इस तरह खूबसूरती से ड्राफ्ट करनी है और जस्टिफाई जरूर करना है। पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखनी है, स्टोरी में कोहेरेंस होनी चाहिए। अब शुरू में इन्होंने शुरू ही वहां से किया कि ये इस्लामिक शरिया के अकॉर्डिंग इनका निकाह हुआ, इतने इनके जो है हक में है था निकाह की कॉपी ऑफ निकाह नामा एज एन एनेक्स एज एन एक्सचेंज। जो बात करते जाए उससे रेलेवेंट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लगाते जाए, ठीक है। 1 2 3 4 इसी तरह से। अब बच्चों की बात आई है तो कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट्स आर अटैच्ड, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि उसने ना कोई एक पैसा भी नहीं दिया जब से वो पैदा हुए हैं, तो साथ उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट माइनर्स के लगा दिए हैं एज एन नेक्स्टर BCD। तो नेक्स्टर का सीक्वेंस रखना है ABCD या 1 2 3, ठीक है, और बोल्ड करके लिख दिया, ठीक है। ये सारा हो गया। एंड पे जो है वही पैराग्राफ्स कॉज ऑफ एक्शन के, इस्लामाबाद में हुआ तो जुरिस्डिक्शन के, और कोर्ट फीस फिक्स्ड है, ठीक है। प्रेयर, प्रेयर में उसने सारी बातें जो है बोल्ड कर दिया, लिखी पॉइंट्स में कि ये अलग अलग कि प्लेंटिफ नंबर 1 की इतनी जो है लिखें,
डिफेंडेंट की इतनी लिखें, प्लेंटिफ के फिर यहाँ पे साइन होंगे। ये एक पैराग्राफ है, एनी अदर रिलीफ विच ऑनरेबल में कोर्ट में डीम्स फिट और एप्रोप्रिएट बी ग्रांटेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ये हमेशा लिखा जाता है। बाकी पैटर्न इसका सेम है, सिग्नेचर्स होंगे, वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, प्लेंटिफ के सिग्नेचर होंगे और सर्टिफिकेट। ये एक प्रैक्टिकल सैंपल था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम एक और ड्राफ्ट जो है वो देखेंगे। आफ्टर दिस आपने दोबारा ज्वाइन करना है इफ दिस मीटिंग एंड्स। ओके।